Hello students, welcome to class 10th and today we are doing the chapter number 1 of history, that is Rise of Nationalism in Europe. Rise of Nationalism in Europe chapter 1 हम पढ़ रहे हैं आज, स्टार्टिंग कर रहे हैं हम इसकी। हिस्ट्री का ये हमारा लास्ट चैप्टर है। 3 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं हिस्ट्री में, नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये 2 चैप्टर्स हम कर चुके हैं पहले ही प्रीवियस वीडियोस में, एंड लास्ट एंड फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्लास 9th में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, तो उसी से कुछ रिलेटेड जो है ये है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हमने बहुत सारे नेशनलिज्म पढ़े, हमने इंडियन नेशनलिज्म पढ़ा, इसी तरीके का कि लोग जो हैं वो किस तरीके से अवेयर हुए, यूरोप में किस तरीके से अवेयरनेस आई, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर्स आप जो देख रहे हैं, देखिए इसमें क्या है। इस पिक्चर में आपको ये फ्रेडरिक सॉरू ने बनाई है ये पिक्चर, और इसमें सोशल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में बताया हुआ है इस पिक्चर के थ्रू। तो ये देखिए 1848, अब हम बात करते हैं चैप्टर के बारे में। 1848 में फ्रेडरिक सॉरू, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। उन्होंने 4 प्रिंट्स की सीरीज प्रिपेयर की, विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम, जिसमें उन्होंने अपने ड्रीम यानी अपने सपने को विजुअलाइज किया, यानी अपने सपने को एक तरीके से कागज़ पर उतारा। अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, एक ऐसा वर्ल्ड जो कि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स से बना हो, एज ही कॉल्ड देम, जैसा कि वो चाहता था। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज, और जो फर्स्ट प्रिंट था सीरीज का, शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, उसने शो किया लोगों को, यूरोप और अमेरिका के लोगों को, जिसमें मैन और वुमेन हर एज के, हर सोशल क्लास के, यानी कि हर कास्ट, हर एज के जो लोग थे, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, एक बहुत ही लंबी लाइन में मार्च कर रहे थे, एंड बहुत ही एक लंबी ट्रेन में वो मार्च कर रहे थे, ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय, और जब वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजरते तो उसे सलाम करते या उसको ग्रीटिंग करते। एज यू वुड रिकॉल, जैसा कि आपको याद होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। क्लास 9th में जब आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा तो वहाँ पर लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के रूप में देखा गया, और उसकी पिक्चर भी बनाई गई थी, जिसके हाथ में एक टॉर्च थी। शी बियर्स इन वन हैंड, जिसमें टॉर्च उसने एक हाथ में ले रखी थी, एनलाइटन करने के लिए, यानी उजाला करने के लिए, एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर, और दूसरी तरफ मैन के जो राइट्स हैं उनका एक चार्टर या उनका एक परफॉर्मा उसने लिया हुआ था। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। तो अर्थ पर ये जो इमेज दिखाई गई थी, लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर देखिए एब्सोल्यूटिस्ट का जो मीनिंग है, एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का, यानी गवर्नमेंट का एक ऐसा रूल, एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू दैट हैज़ नो रेस्ट्रेन ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड, जिसमें मोनार्कियल गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड हो, मिलिटराइज्ड हो, यानी उस पर किसी का कोई कंट्रोल ना हो। तो इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस जो थे उस समय थे। इन सोरूज यूटोपियन विज़न, सोरूज के जो यूटोपियन विज़न था, यानी कि यूटोपियन विज़न का मतलब एक ऐसी सोसाइटी का सपना जो कि एक आइडियल सोसाइटी हो, जो इस समय एग्जिस्ट नहीं करती, यानी जिस समय उसने ये विजन बनाया, जिस समय उसने इस पिक्चर को बनाया, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को उसने आकार दिया, उस समय ये कंडीशन जो है वो नहीं थी। एंड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन, और जो लोग थे वर्ल्ड के वो अलग अलग नेशंस में बने हुए थे। आइडेंटिफाई थ्रू दियर फ्लैग्स, अपने अपने फ्लैग्स और अपने अपने नेशनल कॉस्ट्यूम्स से जाने जाते थे। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लीडिंग द प्रोसेशन, इस प्रोसेशन को लीड करते हुए वॉज वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और लिबर्टी ऑफ स्टैचू के रास्ते से जाते हुए यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड में, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट, जो इस समय
ऑलरेडी नेशन स्टेट थे यानी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन चुके थे। फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राइकुलर, और उन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी ट्राइकुलर यानी हैज़ रीच द स्टैचू, जस्ट उसके पास एक ट्राइकुलर यानी एक फ्लैग जो था तिरंगा का वो पहुंच चुका था स्टैचू के पास। शी इज़ फॉलोड बाय पीपल्स ऑफ जर्मनी, और इस स्टैचू को फॉलो किया जा रहा था जर्मनी के लोगों के द्वारा। बियरिंग द ब्लैक, जिन्होंने ब्लैक कलर और रेड और गोल्डन फ्लैग लिया हुआ था। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम जब सोरू ने ये फ्रेडरिक सॉरी थे, इन्होंने जब ये इमेज क्रिएट की, जर्मन पीपल्स जो थे डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। उस समय तक जो जर्मन पीपल थे वो अपने इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में नहीं आ पाए थे। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स, जो ये फ्लैग वो कैरी कर रहे थे वो एक लिबरल होप यानी इस उम्मीद में कि 1848 में हम लोगों को यूनिफिकेशन मिल जाएगा। द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटी इज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एक नेशन स्टेट्स के अंदर, यानी कि हम लोग इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाएंगे, ऐसा उनका सपना था। और वही चीज़ जो फ्रेडरिक सॉरी थे उन्होंने अपनी इमेज में बना दी थी। फॉलोइंग द जर्मन पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, और जर्मन पीपल को फॉलो कर रहे थे ऑस्ट्रिया के लोग। किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, लैम्बॉर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, इन सभी जगहों के लोग जो हैं वो फॉलो कर रहे थे उस लॉन्ग चेन को। फ्रॉम द हेवंस अबव, और हेवन यानी कि आसमान से, क्राइस्ट सेंट यानी कि सभी के सभी जो गॉड हैं, गेज अपॉन द सीन, उस सीन को देख रहे थे, उस सीन का अवलोकन कर रहे थे। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फ्रेटर्निटी, यहाँ पर इस आर्टिस्ट को सिम्बलाइज यानी कि इस आर्टिस्ट के जो कह सकते हैं इसको जो रेक्टिफाई किया गया, इसको जब एक्सप्लेन किया गया तो उसने देखा कि ये बहुत सारे नेशंस यानी पूरे वर्ल्ड में फ्रेटर्निटी को लाना चाहता है, यानी कि भाईचारे की भावना को इंक्लूड करना चाहता है। दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सॉरी इन फिगर 1। ये जो चैप्टर है वो डील करता है विद मैनी ऑफ द इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज से जो कि विजुअलाइज किए जाते हैं, सॉरी ने जो विजुअलाइज किए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म एमर्ज्ड एज अ फोर्स, 19th सेंचुरी के दौरान नेशनलिज्म एमर्ज्ड एज अ फोर्स, नेशनलिज्म ने एमर्ज किया एज अ फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म एमर्ज हुआ जिसमें स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप, जिसमें पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड यानी पूरे तरीके से पॉलिटिकल और मानसिक जो यूरोप का जो वर्ल्ड था उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। एंड रिजल्ट जो हुआ वहाँ पर ये हुआ कि मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स जो थे वो तो ख़त्म हो गए और बहुत सारे नेशन स्टेट्स यानी इंडिपेंडेंट स्टेट्स वहाँ पर उभर कर आए। द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द मॉडर्न स्टेट, कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द मॉडर्न स्टेट in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory। कंसेप्ट और प्रैक्टिसेस जो है मॉडर्न स्टेट के, उसमें सेंट्रलाइज्ड पावर ने एक्सरसाइज किया सॉवरन कंट्रोल को, पूरे तरीके से कंट्रोल कर लिया टेरिटरी पर। दैट हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप, जो कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चला। लेकिन एक नेशन स्टेट वो स्टेट था इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स, जिसमें सिटीजन्स की जो मेजॉरिटी है, नॉट ओनली इट्स रूलर्स, ना केवल उनके रूलर्स के लिए केम टू डेवलप या रूलर्स के लिए वहाँ पर मेजॉरिटी नहीं होती, डेवलप करने के लिए आइडेंटिकल और शेयर हिस्ट्री ऑन डिसेंट यानी हिस्ट्री के मुकाबले अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए ही मेजॉरिटी की जाती है। इट वॉज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल्स थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। दिस चैप्टर विल लुक, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके के जो लीडर्स थे उन्होंने एक्शंस लिए, कैसे कॉमन पीपल्स ने स्ट्रगल किया, और इस चैप्टर में आपको ये डाइवर्स प्रोसेसेस पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो ये नेशन स्टेट्स के बारे में किस तरीके से जो ये हम ये कह सकते हैं जो स्टेट्स थे वो नेशन स्टेट्स में चेंज हुए, इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, तभी हमें पता लगेगा कि यूरोप जो है उसमें नेशनलिज्म कैसे आया। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़
द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो यहाँ पर इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन के बारे में। सो लेट्स सी अबाउट द चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम। सबसे पहला नेशनलिज्म का जो एक्सप्रेशन था, यानी लोगों के अंदर जब इस चीज़ के खिलाफ खड़े होने की जब अवेयरनेस आई, तो सबसे पहला जो एक्सप्रेशन आया वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में आया। पहला क्लियर यानी पहली विद्रोह की जो भावना थी वो 1789 में फ्रांस की तरफ से आई। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, जैसा आपको याद होगा क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, एज अ फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट, फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट था और उस समय मोनार्क का वहाँ पर रूल चलता था, लुइस 16 का। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेंटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो हैं, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ज़रिए आए, लेड टू द ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेंटी फ्रॉम द मोनार्की, जिसमें जो सॉवरेंटी यानी संप्रभुता, यानी कि पूरे के पूरे जो डिसीज़न लेने की जो पावर है वो मोनार्की से फ्रेंच सिटीज़न की एक बॉडी, जिसको नेशनल असेंबली कहा गया था, वहाँ तक देखी गई, उसको ट्रांसफ़र कर दी गई। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम दैट वॉज द पीपल हु वुड हैंसफोर्थ, जो रिवॉल्यूशन था उसको घोषित किया गया, इट वॉज द पीपल हु वुड हैंसफोर्थ, कि वो लोग हैं जो कि आगे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे नेशन को और अपनी किस्मत को आजमाएंगे और अपने जो भी इनके सपने हैं उनको एक आकार देंगे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। स्टार्टिंग से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज जो थे उन सभी ने कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी फ्रेंच पीपल के बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी को लेकर चले वो लोग। द आइडियाज़ ऑफ ला पार्टी, जिसमें फादरलैंड कहा जाता था, और ली सिटोयन, जो कि सिटीजन कहा जाता था, जिनको एम्फेसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स, जिससे कि वो इक्वल राइट्स को इंजॉय कर सकें अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इस तरीके के जो सिस्टम्स हैं उनको फॉलो किया गया जिससे कि वो इक्वल राइट्स को इंजॉय कर सकें। एक नया फ्रेंच फ्लैग और एक नया ट्राइकलर, एक फ्रेंच फ्लैग जिसमें 3 कलर्स थे, वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। उसे फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड के बजाय एक ट्राई कलर को उस फ्लैग से रिप्लेस कर दिया गया और स्टेट जनरल को इलेक्ट करने के लिए जो रॉयल कोर्ट्स थे उनकी बजाय एक्टिव सिटीजन्स की एक बॉडी, यानी जिसे नेशनल असेंबली नेम दिया गया था, वो बनाई गई और पूरे फ्रांस जो है उसके कंट्रोल, पूरे फ्रांस का कंट्रोल उस नेशनल असेंबली के हाथों में दे दिया गया। न्यू हाइमन्स वर कंपोज्ड, नए नए तरीके की हाइमन्स यानी कि पोएम्स वगैरह, ओथ्स टेकन, शपथ ली गई, मार्टियर्स कमेंडरेटेड, और बहुत सारे शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस तरीके से सभी कुछ एक देश के नाम पर हुआ, ना कि मोनार्क यानी सम्राट के नाम पर। यानी धीरे धीरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आने लगी। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within this country. एक centralized administrative system को रिप्लेस किया गया एक फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज, क्योंकि पहले जो मोनार्की सिस्टम था वो सभी के लिए डिफरेंट था, वहाँ पर सभी के लिए जो सिमिलर लॉज हैं, सिमिलर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो नहीं थी। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ और ड्यूज जो थे उनको हटा दिया गया एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वॉज अडॉप्टेड, और एक यूनिफॉर्म सिस्टम वेट्स और मेजर्स का उसे अडॉप्ट किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स और क्षेत्रीय जो बोलियां थी उनको डिस्करेज किया गया और एक ही लैंग्वेज यानी कि पूरी कंट्री में यूनिटी लाने के लिए एक ही लैंग्वेज को एनकरेज किया गया जो कि फ्रेंच थी। इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, फ्रेंच में बोला जाना और लिखा जाना पेरिस लैंग्वेज में वॉज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, इसे नेशन की कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड, उसके बाद रिवॉल्यूशनरीज ने डिक्लेयर किया दैट इट वॉज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, कि ये तो फ्रेंच नेशन की क्या है, डेस्टिनी है, ये किस्मत है
जिससे कि यूरोप से, यानी कि पूरे जो यूरोप के लोग हैं उन्हें हमें आज़ाद कराना है, उन्हें हमें फ्री कराना है, फ्रीडम दिलानी है डेस्पोटिज्म से। इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल्स फ्रॉम यूरोप ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस, कि अदर जो यूरोप के अंदर पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में जितने भी नेशंस हैं उन सभी नेशंस को अपने अपने तरीके की आज़ादी दिलवाना और उन सभी नेशंस को अवेयर करवाना कि उनके राइट्स क्या हैं और उन्हें किस तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहिए, मोनार्की के अंदर में नहीं जीना चाहिए। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, जब ये फ्रांस की जो न्यूज़ है, ऐसी घटनाएं जब यहाँ पर हुई, यूरोप की डिफरेंट सिटीज़ में पहुँची, स्टूडेंट्स के पास पहुँची, मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगिन सेटिंग अप ऑफ जैकोबिन क्लब्स, तो उन्होंने जैकोबिन क्लब्स को सेटअप किया। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, तो उन्होंने बहुत सारे कंपेनिंग किया, बहुत एक्टिविटीज़ की, फ्रेंच आर्मीज़ को रास्ता दिया विच मूव टू इनटू हॉलैंड, फिर हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ इटली, और काफ़ी हद तक इटली में भी 1790s में इन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की। विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स का जब आउटब्रेक हुआ तो फ्रेंच आर्मीज़ बिगिन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, तो फ्रेंच आर्मीज़ जो थी उन्होंने नेशनलिज्म का जो आइडिया है उसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया। सो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी दिस मैप एंड अदर टॉपिक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।